नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हमको ये याद रहे और परीक्षा में ना भूले, ऐसे हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसको आज याद करने या पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे पढ़ें कि हमको कभी भूले ना। जैसे भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, तो वर्तमान में अब भारत में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका जिक्र अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। और सबसे नया राज्य जो बना था उसका नाम था तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को बना। पहली बात। और सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। और प्रथम अनुसूची में किसी भी राज्य में अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है और कोई नया राज्य जोड़ा जाता है तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची में ही उसको संशोधित किया जाता है। यानी इसी की लिस्टिंग में, प्रथम अनुसूची के लिस्टिंग में संशोधन करना पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में है वेतन अधिकारियों के वेतन और भत्ते। जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं उन सबके वेतन और भत्ते हैं। संवैधानिक अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, सभी जितने भी अधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी या पद हैं, सबका वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। अगर हम बात कर लें कि अगर कोई बोले कि हम तुमको ये नौकरी करनी है, तो सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं, कितना वेतन दोगे? तो हम याद कर लेंगे कि पहले वेतन है और फिर बाद में है शपथ। पहले वेतन है फिर बाद में है शपथ। तो पहले वेतन की बात आती है, बाद में कार्यभार यानी कि कोई आदमी कैसे काम करेगा निष्ठा से, उसकी बात आती है। तो वेतन भत्ते में राष्ट्रपति का वेतन है, राज्यपाल का वेतन है, महाधिवक्ता का वेतन है, सबका वेतन है। लेकिन एक बात जान लें, महान न्यायवादी और महाधिवक्ता का वेतन का निर्धारण, इन सबके वेतन का निर्धारण, जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं सबके वेतन का निर्धारण संसद करती है। सबके वेतन का निर्धारण संसद करती है। लेकिन महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, जिनके वेतन को हम रिटेनर बोलते हैं। और शपथ तृतीय अनुसूची में है शपथ। तो हम शपथ के बारे में भी जान लेते हैं। और द्वितीय अनुसूची में अगर राष्ट्रपति को जितने वेतन मिलते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो वेतन मिलते हैं, उन्हें हम उपलब्धियां कहते हैं। उनको हम वेतन नहीं कहते हैं, उपलब्धियां कहते हैं। इसी यूपीएससी में सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल बने हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन को हम क्या कहते हैं? उपलब्धियां कहते हैं। और महान्यायवादी महाधिवक्ता के वेतन को क्या कहते हैं? रिटेनर। ये बातें याद रखेंगे। अगर हम शपथ की बात करते हैं तो तृतीय अनुसूची में शपथ की बात की जाती है। शपथ यानी कि शपथ में राष्ट्रपति की भी शपथ होती है, उपराष्ट्रपति की भी शपथ होती है। लेकिन एक बात जान लें, वेतन और भत्ते में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। ये बातें याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, उसे राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन मिलता है। ये बात याद रखेंगे। अगर कोई पूछ दे कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उसको बोलेंगे उसका वेतन 0 होता है, क्योंकि इसको वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन मिलता है। अब बात करते हैं हम शपथ की। शपथ में पहली बात आती है, सभी की शपथ की बात की जाती है। तो राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र किया गया है अनुच्छेद नंबर 60 में। और उपराष्ट्रपति के वेतन का वर्णन उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है 69 यानी 69 में। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन 60 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन 69 में। और राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है 159 में। ये बातें याद रखेंगे। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल की शपथ का वर्णन 159।
159 में। चौथी अनुसूची में हम पढ़ेंगे राज्य के सीटों का आवंटन, यानी राज्य और केंद्र शासित दोनों। और कोई पूछ दे कि इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब यहाँ पे सिर्फ राज्यों से ही चुन के नहीं जाते हैं, राज्यों से ही चुन कर नहीं जाते, यहाँ के शासित प्रदेशों से भी चुन जाते हैं। ये सवाल बन जाता है कि राज्यसभा में कहाँ से लोग चुनकर जाते हैं, तो राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से चुनकर जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा विभिन्न राज्यों में विधानसभा के राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से चुनकर जाते हैं। चौथी अनुसूची में है सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, मान जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन का कार्य है, उनके प्रशासन का कार्य है। जैसे अगर वो कुछ भी गलतियां करेंगी तो उनके लिए 5वीं अनुसूची के हिसाब से उनका निर्णय किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई जनजाति का रहती है तो उनके नियमों का निर्धारण 5वीं अनुसूची के अनुसार किया जाता है। कोई जनजाति कोई जंगल में रहती है, कोई कैसे भी रहती है, तो उन सभी जनजातियों का निर्धारण 5वीं अनुसूची के हिसाब से किया जाएगा। और 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातियों का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में 4 जनजातियों का उल्लेख है प्रशासनिक क्षेत्रों का। इसके प्रशासनिक का वर्णन है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन का उल्लेख है। इनको हम याद कर लेंगे क्योंकि ये भारत के इस वाले साइड में आते हैं, इधर इस सब के सब आते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सब के सब इधर ही आते हैं। पूर्व वाला इलाका है ये भारत के, इस वाले हिस्से पे आते हैं लोग, तो याद कर लेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके लिए 6वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। 6वीं अनुसूची में इन सबों के लिए प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक प्रावधान है, प्रशासनिक प्रावधान है। इनके लिए अलग प्रशासन कार्य करेगी, ये बात कही गई है 6वीं अनुसूची में। कौन कौन राज्यों के लिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए अलग से प्रशासन कार्य करेगी, ये कहा गया है 6वीं अनुसूची में। अब हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। ये बातें याद रखेंगे। संघ सूची और समवर्ती सूची की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। इस संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाता है, और राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पे राज्य और स्टेट और राज्य दोनों कांग्रेस, राज्य और संघ केंद्र, राज्य और केंद्र दोनों, राज्य समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। इसमें 47 विषय हैं और इसमें 52 विषय हैं। तो संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम जान लेते हैं। संघ सूची में जैसे पहला जनगणना, यातायात, तीसरा रेल, ये सब संघ सूची के विषय हैं। और राज्य सूची में जैसे कृषि, राज्य सूची में कृषि, भूमि,
और सिंचाई, शराब, ये सब के सब आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। इस पे कानून बनाती है राज्य सरकार। और जनगणना, यातायात और रेल, इस पे कानून बनाती है संघ सूची। इस पे विशेष समवर्ती सूची में ये दोनों के दोनों लोग इस पे कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में इन दोनों मुद्दों पे ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची के कुछ हम विषय जान लेते हैं। समवर्ती सूची में पहला आता है शिक्षा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा किस समवर्ती किस सूची में आती है। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। दूसरा प्रशासन और तीसरा आता है मापतौल के कानून। ये सब के सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट वन, समवर्ती सूची की सबसे विशेष बातें हैं वन और शिक्षा, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक हैं। और संघ सूची में सबसे अच्छा विषय है जनगणना। राज्य सूची में कृषि, भूमि, सिंचाई और शराब। समवर्ती सूची में दोनों लोग, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जबकि संघ में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बनाते हैं। यानी शिक्षा पे कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग बना सकते हैं। इन सब पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग कानून बनाएंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। और भाषा संबंधित कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 345, इसको बोलते हैं कि संघ की भाषा। अनुच्छेद 344, इसको बोलते हैं राजभाषा आयोग। इसमें 14 भाषाएं थीं तो 8 भाषाएं जोड़ी गई। पहले 21वें संविधान संशोधन में 21वें संविधान संशोधन 1967 में 2 भाषाएं जोड़ी गई, जिसका नाम था सिंधी। सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई, सिर्फ सिंधी जोड़ी गई। और 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये बातें आप याद रखेंगे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक है। भाषा संबंधी प्रावधान या भाषाओं के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 391 तक इसका वर्णन है। इसमें सब कुछ दिया गया है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक।
और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी बातें आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। भूमि सुधार कानून का उल्लेख है क्योंकि हमारी ज़मीनें पहले जमींदारों के पास हुआ करती थी। इसी को सुधारने के लिए भूमि सुधार कानून का गठन किया गया था और इसी अनुसूची 9वीं में जोड़ा गया। क्योंकि पहले जब हम लोग गुलाम थे तब सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में हुआ करता था और वो जमींदारों को रखते थे कर वसूली के लिए। उसी को सुदृढ़ करने के लिए, उसी कानून को सुदृढ़ करने के लिए हमें 9वीं अनुसूची का निर्माण करना पड़ा। बाद में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के हिसाब से भूमि सुधार कानून का उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची में। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल का कानून है। दल बदल पर रोक, क्योंकि जीतने के बाद किसी भी पार्टी के नेता किसी भी दल में चले जाते हैं, इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें कुल 29 विषय थे। 29 विषय थे। अब हम पढ़ेंगे 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें है नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका का वर्णन है और इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए थे। कुल 18 विषय प्रदान किए गए थे और भारत में प्रस्तावना नोट 74वें संविधान संशोधन से ये 18 विषय जो थे वो शहरी क्षेत्रों के निकायों के विकास के लिए थे। तो आज हमने पढ़ा है अनुसूची। तो अनुसूची को हम पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे पहली अनुसूची में राज्यसभा पहली अनुसूची में इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्य तथा उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में सभी के शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में है संविधान की सूचियाँ, जिसमें तीन में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वें में है भाषा का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख। 10वें में है दल बदल और 11वें में है पंचायती राज और 12वें में है नगर पालिका का उल्लेख। तो आज हम ये अनुसूचियाँ पढ़ लिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद रहेगा और याद करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।